सोलर पैनल और बैटरी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। यह सीधे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाती है। यदि हम बैटरी को पलट दें तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा की ओर बहने लगेंगे। आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एक नदी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पानी जैसा करंट एक ही दिशा में बहता है। इस एनिमेशन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखाया गया है, लेकिन शायद आप परंपरागत करंट देखने के अभ्यस्त होंगे, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स बस प्रवाहित हो रहे हैं। परंपरागत करंट मूल थ्योरी है और आजकल इसके बारे में व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको दोनों तरह के करंट के बारे में पता होना चाहिए। जब हम डीसी करंट में इलेक्ट्रिकल वेव देखने के लिए एक ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो हमें पॉजिटिव क्षेत्र में अधिकतम वोल्टेज पर एक सीधी रेखा दिखती है। अगर हम बिजली की आपूर्ति बंद कर देते हैं तो वह रेखा शून्य पर चली जाती है। अगर हम बार-बार बिजली चालू और बंद करें तो हमें शून्य और अधिकतम बिंदु के बीच एक स्क्वायर वेव पैटर्न मिलता है। अगर हम अलग-अलग अवधियों में स्विच को बंद और चालू करें तो हमें पल्सेटिंग पैटर्न मिलता है। डीसी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स लगातार कभी आगे की ओर तो कभी पीछे हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है। याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है और जानलेवा साबित हो सकती है। किसी इलेक्ट्रिकल कार्य को करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास योग्यता और क्षमता है। एक आम इन्वर्टर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें पिछले सिरे पर कुछ लाल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। इन्वर्टर का प्रयोग डीसी या डायरेक्ट करंट को एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए किया जाता है। हम एक रेक्टिफायर का प्रयोग करके एसी को डीसी में बदल सकते हैं, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया है। हमारे घर में उपयोग में आने वाले अप्लायंसेस एसी सप्लाई पर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उन्हें एसी करंट की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल चाहते हैं तो हमें डीसी लेते हैं। आप हमें बता सकते हैं। तांबे के तार के अंदर हमें तांबे के अणु मिलेंगे। इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अन्य अणुओं में जा सकते हैं, क्योंकि यह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे यादृच्छिक रूप से सभी दिशाओं से जाएंगे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में गति कराने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए हम तार में अलग-अलग वोल्टेज प्रवाहित करते हैं। वोल्टेज एक तरह का दबाव है और वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। अब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों पर एक तार जोड़कर सर्किट पूरा कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह चालू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के इसी प्रवाह को हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने स्रोत पर वापस जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अगर हम लैंप जैसी कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स के पथ पर लगा दें तो उन्हें उससे होकर गुजरना पड़ेगा और ऐसा होने पर हमारा काम हो जाएगा, जैसे कि लैंप का जलना। सोलर पैनल और बैटरी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स लगातार कभी आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर प्रवाह बदलते रहते हैं। इसी कारण इसका यह नाम पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रवाह की दिशा बदलते रहते हैं। आप इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को समुद्र की लहरों की तरह समझ सकते हैं, जो लगातार ऊंची और नीची लहरों में उठती और उतरती रहती है। अगर हम तांबे के तार से वापस जनरेटर की ओर लौटें तो देखेंगे कि यह तार कुछ तारों की कॉइल से जुड़ी है, जो जनरेटर के अंदर लगी हुई है। बेसिक जनरेटर के अंदर हमें केंद्र में एक घूमता हुआ मैग्नेट यानी चुंबक भी मिलेगा। चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, या फिर आप इन्हें आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव हिस्सा भी समझ सकते हैं। वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, चुंबक या तो धक्का देते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं, ये उनके ध्रुव पर निर्भर करता है। जैसे ही चुंबक घूमते हुए जब कॉइल के पास से गुजरता है तो चुंबक के पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर कॉइल के अंदर और साथ ही साथ कॉपर वायर से भी खींचते हैं और धक्का देते हैं। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है। इसलिए जब चुंबक घूमते हुए कॉइल के पास से गुजरता है, कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव हो सकता है। यह शून्य से अधिकतम तीव्रता पर जा सकता है और फिर जब कॉइल का हिस्सा गुजर जाता है तो तीव्रता फिर से शून्य हो जाती है। फिर नेगेटिव हिस्सा कॉइल के पास आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की ओर खींचता है। तीव्रता में कुछ बदलाव चुंबक हर एक पूरे चक्कर से यह वेव पैटर्न बनता है, जिसे साइन वेव कहते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज एक सी नहीं रहती है और जल्दी-जल्दी शून्य से अधिकतम बिंदु पर
और फिर वापस शून्य पर, फिर न्यूनतम बिंदु पर और फिर शून्य पर आती रहती है। फ्रीक्वेंसी यह बताती है कि हर सेकंड में इसी साइन वेव कितनी बार रिपीट हुई। उत्तरी अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों की हर वेव में आधा हिस्सा पॉजिटिव और आधा हिस्सा नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में 120 बार चुंबक के ध्रुव में बदलाव होगा। बाकी की दुनिया में हमें अधिकांशतः 20 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसका मतलब है कि साइन वेव एक सेकंड में 50 बार रिपीट होती है और इस प्रकार करंट के हर सेकंड में 100 बार बदलाव आता है। इन्वर्टर में कई इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिन्हें आईजीबीटी कहा जाता है। स्विच को चालू और बंद करने के लिए कंट्रोलर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ये स्विच जोड़े में बहुत ही तेजी से चालू और बंद किया जा सकता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के पथ को और विभिन्न पथों पर इसके प्रवाह की अवधि को नियंत्रित करके हम डीसी स्रोत से एसी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। मैं कुछ साधारण स्विचों को अपने एनिमेशन में दिखाऊंगा ताकि उन्हें विजुलाइज करना आसान हो जाए। याद रहे कि एसी वह है जिसमें करंट अपनी दिशा बदलता है। हमने इस वीडियो में पहले देखा था कि हम बैटरी को पलटकर करंट की दिशा को उलट सकते हैं। हमें ठीक-ठाक एसी सप्लाई को उत्पादन करने के लिए बहुत तेजी से बैटरी को पलटना होगा। लेकिन आसान तरीका ये होगा कि पूरे लोड पर आईजीबीटी या फोर्स स्विच जोड़ दिए जाएं, जैसे कि लैंप में होते हैं। अगर हम इन स्विचों को जोड़े में एक साथ चालू या बंद करते हैं तो हम एसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो अगर हम स्विच 1 और 4 को बंद करते हैं तो करंट एक दिशा में बहेगा और अगर हम स्विच 2 और 3 को बंद करते हैं तो करंट दूसरी दिशा में बहेगा। इसलिए हम इस प्रक्रिया को स्वतः बार-बार दोहराने के लिए कंट्रोलर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को 1 सेकंड में 120 बार करते हैं तो हमें 60 हर्ट्ज एसी प्राप्त होगा और अगर हम इसे 1 सेकंड में 100 बार करते हैं तो हमें 50 हर्ट्ज एसी मिलेगा। क्योंकि हमारे पास लो वोल्टेज वाला इनपुट है इसलिए हमें लो वोल्टेज वाला ही आउटपुट मिलेगा। हमारे अप्लायंस चलाने के लिए जरूरी 120 वोल्ट या 230 वोल्ट प्राप्त करने के लिए हमें वोल्टेज को उपयोगी स्तर तक ले जाने वाले एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी। जब हम इसे ऑसिलोस्कोप के जरिए देखते हैं हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्षेत्र में एक स्क्वायर वेव मिलती है। सैद्धांतिक रूप से यह एसी है क्योंकि यह दिशा बदलती है, लेकिन यह एसी साइन वेव जैसी नहीं दिखती। तो फिर हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं? याद कीजिए जब वीडियो में पहले मैंने आपसे कहा था कि वेव फॉर्म को बदलने के लिए स्विच को हम अलग-अलग गति और अवधियों पर चालू और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। हर साइकिल में स्विचों को पल्सेटिंग पैटर्न में कई बार तेजी से खोलने और बंद करने के लिए हम कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। हर पल्स की विड्थ अलग होती है। इसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहा जाता है। साइकिल कई छोटे-छोटे खंडों में बटा होता है। हर खंड में बह सकने वाले करंट की कुल मात्रा होती है। लेकिन स्विच को तेजी से पल्सेट करके हम हर खंड में प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हर खंड में औसत करंट मिलेगा जो घटता बढ़ता रहता है और हमें वेव प्राप्त होती है। इस प्रकार लोड को साइन वेव मिलती है। जितने अधिक खंड पास होंगे यह वेव उतनी ही स्मूथ दिखेगी। आउटपुट वोल्टेज स्विच बंद रहने की अवधि पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए खोलने और बंद करने की अवधि को नियंत्रित करके 240 वोल्ट या 120 वोल्ट का आउटपुट मिल सकता है। ट्रेडर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो हर एक करके हम फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज जैसे भी आउटपुट की जरूरत हो हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार हम 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और आईजीबीटी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन तथा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसे 120 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई में बदल देते हैं। लेकिन यदि हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज एसी इलेक्ट्रिसिटी भी है। दुनिया के अधिकतर घरों में सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगों और कुछ घरों, खासतौर पर यूरोप में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। उत्तरी अमेरिका में घरों में स्प्लिट फेज इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है। एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर सिंगल फेज को दो भागों में बांटता है, जो दो हॉट वायर और एक न्यूट्रल होते हैं। स्प्लिट फेज इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है यहाँ हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है। नीचे दिए गए लिंक जरूर देखें। सिंगल फेज में जनरेटर से केवल एक फेज का कनेक्शन होता है, तो हमें केवल एक साइन वेव मिलती है। लेकिन 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी में सभी तीनों फेजों से कनेक्शन होता है।
फेज दरअसल तारों के कॉइल होते हैं जो जनरेटर में एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे होते हैं। इसका मतलब है कि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र का पीक हर कॉइल में अलग समय पर होता है। इससे हमें 3 फेज मिलते हैं। प्रत्येक की साइन वेव अलग होती है और पिछली वाली से थोड़ी आउट ऑफ सिंक होती है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट पूरा करने के लिए हमेशा अपने स्रोत की तरफ वापस जाने का प्रयास करती है। हर फेज में करंट अलग-अलग समय पर आगे या पीछे की तरफ बहता रहता है। तो हम आराम से फेजों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और करंट विभिन्न फेजों में बहने लगेगा क्योंकि हर फेज की पोलैरिटी या ध्रुवता समय के साथ आगे या पीछे बदलती रहती है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त करंट सोर्स की तरफ न्यूट्रल में बहता है। सिंगल फेज में पीक्स के बड़े गैप होते हैं, लेकिन थ्री फेज मिलकर गैप को भर देते हैं और इसलिए अधिक पावर देते हैं। बड़ी एप्लीकेशन में थ्री फेज इन्वर्टर की जरूरत होती है। जैसे बड़ी कूलिंग सिस्टम में कंप्रेसर चलाने के लिए इसमें डीसी सप्लाई रेक्टिफाई की गई थ्री फेज एसी सप्लाई होती है। इसका मतलब है कि 3 एसी साइन वेव एक साथ मिलाकर किसी डायोड से गुजारी जाती है जो इलेक्ट्रॉन्स को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। परिणाम स्वरूप रिपल डीसी प्राप्त होती है। के बाद रिपल को स्मूथ करके स्थिर डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से बताया है, नीचे दिए गए लिंक जरूर देखें। अब स्थिर डीसी को 3 फेज एसी में बदलने के लिए हम 3 फेज इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए 6 IGBT का उपयोग करते हैं। इन साधारण स्विचों को आसानी से समझने के लिए मैं इनको एनिमेशन में दिखाऊंगा और इन्हें नीचे की तरह नंबर दूंगा। थ्री फेज प्राप्त करने के लिए स्विचों को पेयर यानी जोड़े में चालू और बंद करेंगे, जिससे करंट के बहाव को सप्लाई और रिटर्न पाथ बनाने के लिए डायरेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार कनेक्ट की हुई मोटर में ऑल्टरनेटिंग करंट मिलने लगता है। थ्री फेज सप्लाई के लिए हम स्विचों की टाइमिंग करते हैं। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। पहले स्विच 1 और 6 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 1 से फेज 2 देगा। फिर स्विच 1 और 2 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 1 से फेज 3 देगा। फिर स्विच 3 और 2 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 2 और 3 देगा। फिर हम स्विच 3 और 4 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 2 और 1 देगा। फिर हम स्विच 5 और 4 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 3 और 1 देगा। फिर स्विच 5 और 6 को बंद करते हैं, जिससे हमें फेज 3 और 2 मिलेगा। यह साइकिल बार-बार रिपीट होता रहता है। अगर हम इसे ऑसिलोस्कोप से देखें तो हमें ऐसा वेव पैटर्न मिलेगा। तो एसी जैसा दिखेगा, लेकिन थोड़ा स्क्वायर होगा। यह कुछ एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं। तो फिर से हम साइन वेव बनाने के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का उपयोग करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के विभिन्न आउटपुट पाने के लिए हम कंट्रोलर का प्रयोग करके स्विचों को तेजी से चालू और बंद करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे सीखने के लिए